Hello, good evening, my dear students. Welcome to Target IES. So, let me introduce to myself. My name is Akansh Vasist, and I have cleared Indian Engineering Services Examination 2019 with All India Rank 20. So, I'll be dealing the subject called as thermodynamics, which is one of the core subjects of mechanical engineering, which is not itself a single subject, but it has many sub branches included in it. For example, power plant, for example, IC engine, for example, RAC, that is refrigeration and air conditioning. So I'll be dealing with the basic concepts of the thermodynamics, which will be useful in these subjects as well. Power plant, IC engine and RAC. So it will be helpful not only in your ESC GATE and other PSU exams, but also will be helpful in the other competitive exams as well. So this was the small introduction about myself. And so let's begin. But my dear, before we go into the contents of the subject, let me just introduce you to the weightage of the subject. Okay. So yeah, here it is, the weightage. You can also note it down. So my dear, here it is. देखिए थर्मो का जो वेटेज है अपने आप में कभी कभी वेरी कर जाता है, बट इफ आई टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, सो उसका वेटेज जो है माय डियर काफी सब्सिक्वेंट काफी सिग्निफिकेंट रहता है. इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज इन द गेट एग्जाम, इट हैज बीन सीन दैट 3 to 5 marks questions, it should be questions, 3 to 5 questions have been asked in thermodynamics in GATE exam. PSU एग्जाम्स में 7 to 8 क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है, एंड इंजीनियरिंग सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं इन द प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है. ओके, नाउ मेरे पास में कुछ सब डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है फॉर द पास्ट 2 years, दैट इज 2019 एंड दिस ईयर 2020. ओके, सो आई हैव डेलिबरेटली इंक्लूडेड द 4 सब्जेक्ट्स. ओके, थर्मो, आरएसी, पावर प्लांट एंड आईसी इंजन को मैं आपको बता दिया बिकॉज थर्मो से डायरेक्टली सब लिंक्ड है. सो थर्मो का जो वेटेज रहा, 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2019. In 2020, just 3 questions were asked. In RAC, 8 questions were asked in 2019, whereas 11 questions were asked in 2020. So आप देखिए थर्मो से ज्यादा कहीं ज्यादा RAC पूछी गई है. और माय डियर मैं आपको बता दूं, RAC, पावर प्लांट, आईसी इंजन, HMT, these are all practical subjects. Okay, थर्मो में हम लोग बेसिक थ्योरी से डील करते हैं जो कि इन सब में काम आती है. ठीक है, सो पावर प्लांट का देखिए वेटेज कितना है, 17 questions asked in ESC 2019. In 2020, 16 questions, right? So power plant का मैक्सिमम काफी ज्यादा वेटेज रहा है. आईसी इंजन का 6 questions each time in 19 and 20. So my dear, अगर आप इनको ऐड करेंगे 8 plus 16 plus 7, 33 plus 6, that is 39 questions out of 150 questions in thermal portion. And here it is 11 plus 3, 14 plus 30, 36 questions in 2020. So my dear, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट मैक्स जो है थर्मल पोर्शन से अप टू 45 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं. सो इसीलिए मैं कह रहा हूं माय डियर, आप थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ओके, सो दैट वाज अ ब्रीफ अबाउट द वेटेज. नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट. सो हियर इज द सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स. तो लेट्स स्टार्ट इट. सो पहले तो मैं आपको बेसिक कंटेंट्स जो हैं इसके, जो हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं. सो दीज आर द कंटेंट्स. फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज के बारे में, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ऑल दिस थिंग्स, साइकिल क्या होता है, सब पढ़ेंगे. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, और जीरोथ लॉ क्या कहता है, इक्विलिब्रियम डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम, सो विल स्टडी अबाउट दैट. नेक्स्ट इज एनर्जी इंटरेक्शन, और इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डील करेंगे. ठीक है, इट इज बेसिकली ऑल्सो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. फिर इसी फर्स्ट लॉ में हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, विच इज एप्लीकेबल फॉर फ्लो प्रोसेसेस, जो कि फ्लो प्रोसेसेस के लिए वैलिड होता है. और स्टडी ही नहीं माय डियर, अनस्टडी फ्लो भी हम लोग पढ़ेंगे. अनस्टडी इसमें लिखा नहीं है, अनस्टडी फ्लो भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग फिर आ जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे.
ओके इसी में हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे एंट्रोपी का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एंट्रोपी, और फर्स्ट लॉ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अवेलेबल एनर्जी एंड अवेलेबल अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को ही दूसरा नाम कुछ बुक्स में दिया रहता है एक्सर्जी, एनर्जी नहीं एक्सर्जी, ई एक्स है, ओके EXERGY, exergy, and then we'll go to pure substance and then finally thermodynamic relations. My dear, 2016 onwards जब से पैटर्न चेंज हुआ इंजीनियरिंग सर्विस का, ये देखा गया है कि उससे पहले तक तो थर्मोडायनामिक रिलेशंस में डेरिवेशन रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उसके बाद से डेरिवेशन रिलेटेड रिलेशनशिप्स क्वेश्चन नहीं आते। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। ओके सो ये रहे हमारे बेसिक कंटेंट्स। सो अलॉन्ग विद दैट जस्ट क्विक रिव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आवर कोचिंग सेंटर। देखिए हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवरेज करते हैं रिगार्डिंग टू द IAS गेट एंड अदर PSUs एग्जाम्स एज आई टोल्ड यू, और हम लोग सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस को टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेते हैं। इवन ये जो मेरे क्लास नोट्स है माइडियर, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी इस तरीके से लिया गया है, कुछ एक आध बुक से रेफर करके और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके हमने रेफर किया है। और कुछ पर अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताना होगा इंटरव्यू पर्पस के लिए, या फिर तुम्हें उसको बीच में ही बताऊंगा, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट इट डाउन इन बिटवीन, ओके। और कोई भी क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। तो हमारे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा एंड करियर गाइडेंस मोटिवेशनल सपोर्ट भी आपको बहुत रहेगा, इसके थ्रू हम वीडियोस आपको डालते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट आवर coaching center, that is Target IES. So with this I am starting the subject now. Okay, so basic concepts, okay, basic concepts पे आते हैं। Here it is, basic concepts. तो my dear कोई आपसे पूछने नहीं वाला है सच की थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं। हाँ, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो इंटरव्यू में आपसे पूछे। So just quick review of what is thermodynamics. It's basically a branch of science which deals with the study of energy interaction. It's a branch of science which deals with the study of energy interaction and its impact on the properties of the system. Property क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन कैसा रहता है सिस्टम के साथ, और इवन सिस्टम के अलावा जो भी होते हैं सराउंडिंग उसके साथ, और उसका फिर इम्पैक्ट क्या रहता है उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। और एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, जैसे हीट को वर्क में, वर्क को हीट में, इन वॉट एवर वेज, वो भी हम पढ़ते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन ऑर्डर माय डियर जो कि हमारे थर्मोडायनामिक्स को सम अप कर देती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 E's। ये 3 E's में हमारे थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाती है। पहला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीनों इक्विलिब्रियम आते हैं, केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल, और उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। एनर्जी नेक्स्ट है टर्म एनर्जी, और ये माय डियर ये जो इक्विलिब्रियम वाला टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज बेसिकली जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। नेक्स्ट है एनर्जी, तो एनर्जी बैलेंस हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ के अंदर, और लास्ट में एंट्रोपी एज आई टोल्ड यू ये सेकंड लॉ में देखेंगे। सो ये पूरा थर्मोडायनामिक्स का सम अप हो जाता है। एक तीसरी डेफिनेशन और अक्सर बुक्स में दी रहती है, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है माय डियर, हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वही होता है सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, या फिर इट इज अ क्लोज रीजन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड, राइट। सो नेक्स्ट कम टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग एक्सेप्ट टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम जो कि सिस्टम पे इफेक्ट डाले, वो क्या होता है सराउंडिंग। फाइन, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लाइक दिस, फाइन, और इसके अंदर गैस फिल्ड है। तो यदि आप गैस को स्टडी करना चाहते हैं तो ये बन गया हमारा सिस्टम,
और इसके एनीथिंग एक्सटर्नल टू द गैस क्या क्या है, पिस्टन है, सिलेंडर है और एम्बियंट है, तो ये सब क्या है, सराउंडिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन और सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, टाइप ऑफ स्टडी आप कैसे कर रहे हो, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। और बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं गैस को सिस्टम मान लेता यहाँ पे, तो ये बाउंड्री बन जाएगी मेरी, है ना। सो दिस इज द बाउंड्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द बाउंड्री विच यू शुड रिमेंबर फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली, एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है कि बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे यहां देखिए, यहां पर ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, अगर मैं गैस को सिस्टम मानता हूं तो क्या रियल है ना, रियल वो है जो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, और इमेजिनरी वो है जो हम एक्चुअल में नहीं देख सकते, बट वी आर जस्ट इमेजिनिंग इट। सो इफ आई वांट टू सपोज कंसिडर द सिस्टम लाइक अ सिलेंडर, पिस्टन, गैस और थोड़ा सा एम्बियंट पार्ट भी, तो देखो मैं इस कैसे बना रहा हूं, ये देखो, तो ये मैंने बाउंड्री बना दी। अब ये जो मैंने बनाई है डॉटेड से, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, विच सेपरेट्स अगेंस्ट माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम एंड एक्सटर्नल टू इट इज सराउंडिंग। तो ये हो गया रियल और इमेजिनरी की बात। और रियल बाउंड्री कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कंटिन्यूस लाइन से, बिकॉज वी कैन सी इट। और जो बाकी इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है वो डॉटेड से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और वो कर्व भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, जो हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ये देखिए, बाउंड्री जो है वो फिक्स या मूवेबल हो सकती है। जैसे कि उसी सिलेंडर पिस्टन में, पिस्टन कैन मूव, तो बाउंड्री मूव भी कर सकती है और फिक्स भी रह सकती है अगर मैं पिस्टन को स्टॉप कर दूं किसी तरीके से, है ना। और ये जो है, इट शुड बी कंसिडर्ड ऑफ नियरली जीरो थिकनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब माय डियर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यूनिवर्स क्या होता है। माय डियर, यूनिवर्स जो है आप जो समझ रहे वो नहीं है, यूनिवर्स ब्रह्मांड वाले यूनिवर्स नहीं है। एक्चुअली सिस्टम और सराउंडिंग को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं। सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है और सराउंडिंग इज एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। द साइज ऑफ द यूनिवर्स में वेरी, ओके, इट कुड बी ऑफ लिमिटेड साइज, इट कुड बी ऑफ इनफाइनाइट साइज, है ना। आप सिर्फ वही मत समझिए यूनिवर्स जो हम स्पेस में देखते हैं एंड ऑल दैट ना। सो यूनिवर्स ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आता है, हम लोगों ने सिस्टम की बात करी थी। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। नाम से ही समझ आ रहा है, ओपन सिस्टम वो होते हैं जिनके थ्रू मास ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी तो वैसे भी हो सकती है। सो बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर कैन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए कई सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको बता दूं माय डियर, मोर देन 95% ऑफ द सिस्टम यू आर लुकिंग अराउंड यू, ओके, दे आर बेसिकली ओपन सिस्टम्स, है ना। क्लोज तो कोई कोई होते हैं, 95 भी मैं कब बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 99%। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या दिया है, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर, पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, इवापोरेटर। एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद करना है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व्स। एक्चुअली ये भी कंप्लीट नहीं है। देखिए अगर वाल्व्स रहेंगे ओपन तभी तो मास ट्रांसफर हो पाएगा, वरना अगर वाल्व्स ही क्लोज होंगे सो हाउ कैन मास ट्रांसफर बी टेकिंग प्लेस, नॉट पॉसिबल ना। सो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व्स, बट वाल्व शुड बी अगेन ओपन, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ओके, सो एग्जांपल क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व्स, या तो ये, या फिर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व्स बट विद क्लोज्ड वाल्व्स, दैट्स इट, है ना। तो ये दोनों ही एग्जांपल क्या है, क्लोज सिस्टम के। नेक्स्ट टाइप के सिस्टम जो होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, जिनके थ्रू नाइदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, कुछ भी नहीं हो जिसके। सो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो याद होना चाहिए, थर्मस फ्लास्क नहीं, यूनिवर्स। ऐसा क्यों, यूनिवर्स अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम क्यों है, देखिए यूनिवर्स के बाहर क्योंकि कुछ नहीं है, सिस्टम इज अंडर कंसिडरेशन, सराउंडिंग जो है उसे सिस्टम पे असर डालेगा। अब सराउंडिंग और सिस्टम को मिला दिया तो अपने आप में एंटायर हो गया ना, मतलब जो हमारा जो वो एरिया ऑफ स्टडी है वो एंटायर हो गया, इट्स यूनिक इन इटसेल्फ, और वो अपने आप में पूर्ण है, कहने का मतलब है ना। तो और सराउंडिंग के बाहर कुछ है क्या, नहीं। सराउंडिंग से हीट जो भी है, सपोज कोई भी एनर्जी सिस्टम में जा सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। अब
सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बन रहा है, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ है नहीं एग्जैक्टली। सो देयरफॉर जो भी कुछ हो रहा है मास और एनर्जी का इंटरेक्शन आपस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, हेंस यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और एक और अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं, बट वो सेकंड में देना, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो आप प्लीज पहले यूनिवर्स ही बोलना, और फिर वो पूछेंगे क्यों तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। और फिर थर्मोफ्लास्क, इट शुड बी बट वेल इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क अगर आप कहेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। फाइन, देखिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। इन दिस केस सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल इज अंडर कंसिडरेशन। माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचेंगे। सो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज आवर कंसिडरेशन, इज आवर सिस्टम, ओके। इसी को हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच बोलते हैं। अगर आप फ्लूइड पढ़ते हैं तो फ्लूइड में भी यही होता है, फ्लूइड में भी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है और एक मैक्रोस्कोपिक होती है। एक तो होती है लैग्रांजियन अप्रोच, एक आइलेरियन अप्रोच, याद है। तो ऐसे इसके अंदर भी होता है, एक माइक्रोस्कोपिक जिसको हम स्टैटिस्टिकल बोलते हैं, एक दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक विच इज द बल्क अप्रोच और एवरेज अप्रोच इन विच वी कंसिडर टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके। तो हम एक बल्क वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, फिर उसको हम पूरे हमारे एंटायर सिस्टम पे एवरेज कर देते हैं। सो ये कैसी अप्रोच होती है, क्लासिकल। एंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू हियर इज बेसिकली व्हाट, क्लासिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए भी हम लोग क्लासिकल अप्रोच करते हैं, ठीक है। नाउ इन आवर थर्मोडायनामिक्स, हाँ वो यही नोट लिखा हुआ है कि वी आर जनरली डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ओके। सो नाउ अगला पॉइंट जो है जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज द कंटिन्यूम अप्रोच। यहां तक आपको क्लियर है बात? अप टिल इट इज वेरी क्लियर ना, वेरी बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर, ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूम अप्रोच। डियर, एक कंटिन्यूम अप्रोच जो है उसको मैं रिलेट करना चाहूंगा एक डायमेंशनलेस नंबर के साथ, जिसको हम लोग नड्सन नंबर भी बोलते हैं। लेट मी शो यू दिस, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटिन्यूम अप्रोच एंड द दिस योर नड्सन नंबर, ओके। हाउ नड्सन नंबर डिफाइंस द कंटिन्यूम अप्रोच। एक्चुअली नड्सन नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कब हमें कंटिन्यूम अप्रोच लगानी है, कब हमें नहीं लगानी। हियर इट इज, ये देखिए। सो नड्सन नंबर एंड कंटिन्यूम अप्रोच बहुत ही सिंपल है, माय डियर, ध्यान से समझिएगा। और माय डियर मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ना, सो समटाइम्स व्हाट यू डू इज यू टेक शॉर्ट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, है ना, जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूं तो आप उसको नोट करते जाना। नाउ लुक एट हियर नड्सन नंबर एंड कंटिन्यूम अप्रोच। कंटिन्यूम अप्रोच क्या होती है बेसिकली, ये देखिए। इन दिस अप्रोच वी आर कंसिडरिंग आवर मैटर एज कंटिन्यूअस, मतलब विदाउट एनी void between the consecutive particles. We are assuming the matter to be continuous. देखिए ऐसे तो कोई भी मैटर कंटिन्यूस नहीं होता है, इवन सॉलिड भी कंटिन्यूस कहां होता है। सॉलिड में भी पार्टिकल्स एटम्स के बीच में वॉइड्स होते हैं ना। अगर वॉइड्स नहीं होते तो माय डियर तो आप आज अलॉइंग नहीं कर पा रहे होते, और अलॉइंग तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि अलॉइंग से हम हमारी प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं ना। सिस्टम की समझ पा रहे, मटेरियल साइंस हो गया होगा, तो इसीलिए वॉइड्स होना जरूरी भी इनफैक्ट हमारे लिए, क्योंकि वॉइड्स होने से ही हम अलॉइंग कर सकते हैं टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। अगर वॉइड्स ही नहीं होगा तो फिर अलॉइंग होगा नहीं, फिर तो सभी प्योर एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो कोई भी मटेरियल कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच में वॉइड्स जरूर होते हैं, ठीक है। बट वी अज्यूम इन आवर अप्रोच दैट द सिस्टम इज हैविंग नो वॉइड, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस। तो ये कब तक वैलिड है ये समझते हैं। एक नड्सन ने अपना एक डायमेंशन नंबर डिफाइन किया विच सेज नड्सन नंबर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एलसी, वेयर लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ
व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? इट इज दैट डिस्टेंस ट्रेवल विच ईच मॉलिक्यूल ट्रेवल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिशंस। तो वो होता है मीन फ्री पाथ। एलसी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ वेसल। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ वेसल, ये होता है एलसी। तो नटसन ने ये कहा कि जब तक मेरा डायमेंशनलेस नंबर 0.01 से कम रहेगा तब तक आप कंटिन्यूम अप्रोच लगाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नटसन नंबर की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि मीन फ्री पाथ अगर ज्यादा ही बढ़ गया, अगर मीन फ्री पाथ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन के ऑर्डर का पहुंच गया, तो ऐसी गैसेस के बीच में मतलब क्या होगा, जो मैटर होगा बहुत ही लेस डेंस होगा ना, बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी का, उसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस बहुत कम होंगे। और ऐसी गैसेस को हम लोग रेयरिफाइड गैसेस बोलते हैं। ऐसी गैसेस को हम रेयरिफाइड गैसेस बोलते हैं, ठीक है, जिनका नटसन नंबर से ज्यादा क्रॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में भी कंटिन्यूम अप्रोच वैलिड नहीं रहती, बिकॉज नाउ द मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज मीन फ्री पाथ टू ट्रेवल, सो यू कैन नॉट अज्यूम द मैटर टू बी कंटिन्यूस नाउ। ओके, और एक चीज और है, जैसे इस डायग्राम को देखिए, एक मैंने मैटर लिया, सपोज एक गैस ही लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने गैस लिया और गैस का कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, गैस का कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है। अब डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? देखिए मेरे डेंसिटी डिफाइन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम से। और डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? बेसिकली टेल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, यही तो होता है। तो अब जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाएंगे, आप अपने मैटर ऑफ कंसिडरेशन को यदि छोटा करते जाएं, इससे इस पे आ गए, तो आपका मास रिड्यूस हो जाएगा स्लाइटली, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड जैसे जैसे आप अपने मैटर ऑफ कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि कांस्टेंट नहीं हो जाता। तो इस तरीके से एक एक ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन डेंसिटी एंड डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब कंसिडर्ड वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम अपने वॉल्यूम ऑफ कंसिडरेशन को रिड्यूस करते गए हमने देखा एक समय तक डेंसिटी हमारी कांस्टेंट थी, विच इज डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी। ओके, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये डेंसिटी क्या हुई? सडन चेंज हुई, सडन वो भी इंक्रीज हो गई। क्या हुई? इट एक्चुअली जम्प्ड, इट हैड अ शार्प जंप। और वो शार्प जंप क्यों हुई मैटर? क्योंकि हम लोग रिड्यूस करते करते ना मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए। और अब जो है आप एक या दो तीन मॉलिक्यूल होंगे हार्डली जब आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो अब बाकी मॉलिक्यूल्स का क्या? तो आप माइक्रोस्कोपिकल अप्रोच पे आ गए ना बेसिकली, ठीक है। तो कंटिन्यूम अप्रोच तब भी वैलिड नहीं रहा। तो इस वजह से ये जो रीजन है, जब तक कि आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है, जब तक आप एवरेज बिहेवियर एज्यूम कर सकते हैं, इस रीजन में वी कैन अप्लाई कंटिन्यूम अप्रोच, बट अगेन कंटिन्यूम अप्रोच लूजेस इट्स वैलिडिटी आफ्टर दिस पॉइंट। सो ये है नटसन नंबर का क्राइटेरिया और कंटिन्यूम अप्रोच इस तरीके से डिफाइन की गई। ठीक है, ये अक्सर काफी जगह पढ़ाया नहीं जाता है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वेंशनल में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैंने कंटिन्यूम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। तो अब यही नोट में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ रेरिफाइड गैसेस थ्योरी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड। ठीक है, नाउ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, ये वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर हेल्पफुल इन मेजरिंग टेम्परेचर, दैट्स इट। सो और ये हमारे लिए टेम्परेचर को, हमारे लिए सिस्टम को रिप्रेजेंट भी करवाते हैं। कोई भी सिस्टम होता है उसको एक रिप्रेजेंटेशन का एक वे होता है, दैट इज प्रॉपर्टी। देखिए, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए तो आपका एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होगी, आपके अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी होगी। एक्सटर्नल माने कि आपका कलर कैसा है, ठीक है, हाउ यू आर लुकिंग ना, एटसेट्रा, एंड आपका नाम, आपका एड्रेस क्या है, एंड ऑल दैट, आधार नंबर ऑब्वियसली। और इसके अलावा इंटरनल क्या होगी? आपका बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी शो करे ना, जो आपको दूसरों से यूनिक बनाता है। तो यही है प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही हम गैसेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बिना हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसकी क्या स्टेट है, उसका क्या कंडीशन है, तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहली है इंटेंसिव, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक।
इंटेंसिव और इंट्रिंसिक, व्हाट दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी होगी, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और आप एक चीज याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें यदि मास डिवाइड हो जाए, उसके आगे स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाए तो वो इंटेंसिव बन जाती है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी लिखना चाहिए था यहाँ पे, कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, जहां भी स्पेसिफिक वर्ड आ रहे देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी, ओके, स्पेसिफिक डेंसिटी, इवन नो सॉरी नॉट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये भी क्या है, इंटेंसिव। स्पेसिफिक का मतलब होता है मास डिवाइड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव। एंड यू रिमेंबर वन थिंग, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि देखिए डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो खैर है ही, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपको बताया जितना ज्यादा मास लेंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही द स्पेस एक्वायर्ड बाय दोस पार्टिकल्स विल इंक्रीज, हेंस वॉल्यूम विल इंक्रीज। सो वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन मास, राइट। सो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये देखिए वॉल्यूम। बट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, मास का टर्म आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक हटा दिया, सिंपल हीट कैपेसिटी यदि बोले, एंट्रोपी, अब यदि इनके आगे स्पेसिफिक जोड़ दो, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सब क्या हो जाती है फिर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है माय डियर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।